तो स्टार्ट करते हैं। आज जो चैप्टर पढ़ना है उसका नाम है कंपनीज एक्ट 2013। फाउंडेशन के लिए थोड़ा सा बेसिक शायद हम पहले पढ़ चुके हैं, पर एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। एक्ट के बारे में ये आपको पता होगा, एक्ट कैसे बनता है, कैसे बनता है एक्ट। एक बिल आता है जो कि दोनों हाउसेज में जाता है, लोकसभा एंड राज्यसभा, देन प्रेसिडेंट का सेंट आता है और वो बिल क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। तो इसमें दो वर्ड है, एक कंपनी है, एक एक्ट है। तो एक्ट के बारे में तो हमें पता है, हमने इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में ये पढ़ लिया था। अब नया वर्ड आ गया जी कंपनी, इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज 20 डेफिनेशन दी हुई है। सेक्शन 2 क्लॉज 20 के अंदर क्या डेफिनेशन लिखी हुई है? कंपनी मीन्स अ कंपनी registered under Companies Act 2013 or any previous company law। तो कंपनी की डेफिनेशन क्या लिखी गई है? कंपनी मीन्स, पहले वर्ड आ गया मीन्स। मीन्स का मतलब डेफिनेशन क्या होने वाली है? एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का मतलब जो लिखा हुआ है बस वो ही कंपनी होगी, इसके अलावा और कोई कंपनी नहीं होगी। दो तरह की डेफिनेशन होती है, तो एक्सक्लूसिव होती है या क्या होती है? इंक्लूसिव होती है। ये डेफिनेशन क्या है? एक्सक्लूसिव है। तो कंपनी का क्या मतलब है? कंपनी मीन्स है कंपनी रजिस्टर्ड। कहां पे रजिस्टर्ड हुई है? कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, जो कि हम अभी पढ़ने वाले हैं। और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। प्रीवियस कंपनी लॉ से क्या समझ आ रहा है? इससे पहले भी कोई कंपनीज एक्ट था, वो कौन सा था जी? 1956। कौन सा था? कंपनीज एक्ट 1956। तो कंपनी कौन है? कंपनी वही है जो कहां पे रजिस्टर्ड है, या तो कंपनीज एक्ट 2013 में या फिर 1956 में। अब रजिस्टर्ड होने का मतलब क्या है? यहाँ पे एक प्रोसीजर दिया हुआ होगा किस चीज का? रजिस्ट्रेशन का, जिसको हम क्या बोलते हैं? इनकॉर्पोरेशन। जिसको हम क्या बोलते हैं? एक प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर फॉलो करके आप अपनी कंपनी रजिस्टर करवा सकते हो। कहां पे? कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। ठीक है जी। जो पिछली वाली कंपनीज है, जैसे पुरानी कंपनीज है, वो 2013 से पहले रजिस्टर हुई होगी। कहां पे? यहाँ पे। उसको भी हम क्या बोलेंगे? कंपनी बोलेंगे। अब देखो, बिजनेस करने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप आज बिजनेस करना चाहो तो आप कैसे बिजनेस कर सकते हो? अगर मैं आपको बोलूं आपको अकेले को बिजनेस करना है, तो आप कैसे बिजनेस करोगे? एज अ सोल प्रोप्राइटर बिजनेस कर सकते हो। आप दो जनों को बिजनेस करना है, तो कैसे बिजनेस करोगे? आप पार्टनरशिप बना सकते हो, जैसे हमने फाउंडेशन में पढ़ा दिया पार्टनरशिप एक्ट। और कुछ इसके अलावा आप कंपनी बना सकते हो। कंपनी बनाने का मतलब आपको कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। और इसके अलावा और कुछ, वो तो कंपनी के अंदर ही आ गई, वो हम टाइप्स ऑफ कंपनी में भी आगे पढ़ लेंगे। और इसके अलावा कुछ, क्या एलएलपी नहीं बना सकते? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप आप एलएलपी भी बना सकते हो। तो अलग अलग बिजनेस करने के अलग अलग तरीके हैं। कंपनी उसमें से एक तरीका है, कंपनी बना के बिजनेस कर सकते हो। इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी। बेसिकली कंपनी के अंदर ना दो बॉडीज हैं जो कंपनी को रन करती है, जो कंपनी को ओन करती है। एक को हम बोलते हैं डायरेक्टर्स, एक को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टर्स। एक को हम बोलते हैं मेंबर्स। ठीक है जी। अभी डायरेक्टर्स कौन होते हैं? हु रन द कंपनी, हु रन द कंपनी। कंपनी की डे टू डे वर्किंग कौन देखेगा? डायरेक्टर्स देखेंगे। लेकिन कंपनी के ओनर्स कौन है? इनको हम और क्या बोल सकते हैं? शेयर होल्डर्स, या जिन्होंने जो वर्ड बोला स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर एक वाइडर टर्म है जिसके अंदर शेयर होल्डर भी आ जाता है। इसमें और भी बहुत चीजें आ जाती है। तो दो बॉडीज है बेसिकली, एक क्या है? डायरेक्टर है, एक क्या है? मेंबर्स है। डायरेक्टर कौन है? जो कंपनी को चलाएंगे। और जो ओन करेंगे, जो मालिक है, वो कौन है? मेंबर है। इनको अपॉइंट कौन करेगा? यही मेंबर्स। मैं अगर मालिक हूं तो मैं ही बताऊंगा ना कंपनी को किसको चलाना है, तो मैं ही क्या अपॉइंट करूंगा? डायरेक्टर्स अपॉइंट करूंगा। कंपनी की डेफिनेशन का सेक्शन कौन सा था? सेक्शन 2 क्लॉज 20। हमेशा याद रखना है, सेक्शन 2 क्लॉज 20। डेफिनेशन क्या थी? कंपनी मीन्स अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और प्रीवियस कंपनी लॉ, जो कि कौन सा था? 1956। दो बॉडीज है, डायरेक्टर्स एंड मेंबर। डायरेक्टर हु रन द कंपनी, मेंबर्स कौन है? हु ओन्स द कंपनी। ठीक है जी। अब जब हम कंपनी बनाने जा रहे हैं, कंपनी को रजिस्टर करने जा रहे हैं, तो इसमें कुछ फीचर्स होंगे तभी हम इसको रजिस्टर कर रहे हैं। थोड़ा सा फीचर्स के बारे में टच करते हैं।
सबसे पहला फीचर आता है जी सेपरेट लीगल एंटिटी। इंपॉर्टेंट फीचर अभी देखते हैं, बाकी बुक से देखेंगे। परपेचुअल सक्सेशन और एक लिमिटेड लाइबिलिटी। 3 फीचर मैंने यहां लिख दिए हैं। सबसे पहले लिखा है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब इसकी खुद की आइडेंटिटी है, मतलब ये मेंबर से अलग है। जो इसके ओनर्स होने वाले हैं वो क्या है, अलग है, और कंपनी क्या है, अलग है। कंपनी का खुद का पैन कार्ड होने वाला है, कंपनी का खुद का सिन नंबर होने वाला है, तो इसका मेंबर से कोई लेना देना नहीं है, दोनों अलग अलग है। कौन कौन? कंपनी एंड इट्स मेंबर दोनों सेपरेट है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी। परपेचुअल सक्सेशन मतलब कभी नहीं मरेगी, कंपनी कभी भी नहीं मरेगी, हमेशा चलती रहेगी, चाहे मेंबर्स मरे चाहे जिंदा रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। सारे के सारे ओनर मर गए तो क्या कंपनी मर जाएगी? नहीं मरेगी जी। क्यों नहीं मरेगी? क्योंकि क्या होता है, परपेचुअल सक्सेशन होता है। लेकिन क्या कंपनी को मारा जा सकता है? बिल्कुल मारा जा सकता है। एक प्रोसेस है बाय लॉ, जिसको हम बोलते हैं वाइंडिंग अप, जिसको हम क्या बोलते हैं, वाइंडिंग अप। अगर कंपनी को मारना है तो कैसे मारना पड़ेगा? वाइंडिंग अप से। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। ठीक है जी। तो कंपनी को मारा जा सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ, जिसको हम क्या बोलते हैं, वाइंडिंग अप। ये चला ठीक है। अगला फीचर आता है जी लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी, क्या कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड होने वाली है? कंपनी ने लोन लिया 10 करोड़ रुपए का। कंपनी ने कितने का लोन लिया? 10 करोड़ रुपए का। अब कंपनी के पास एक बिल्डिंग है 5 करोड़ की, कंपनी लोन रीपे नहीं कर पा रही, क्या कंपनी की ये प्रॉपर्टी बिकेगी? बिल्कुल बिकेगी। देखो कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं है, लिमिटेड लाइबिलिटी किसकी है? मेंबर्स की। आज आपने स्टॉक मार्केट में रिलायंस का शेयर खरीद लिया स्टॉक मार्केट से, ठीक है जी, आप क्या बन गए? उसके मेंबर्स, शेयर होल्डर्स, ओनर्स। अब अगर रिलायंस लोन लेती है और लोन रीपे नहीं कर पा रही तो क्या आपसे पैसे मांगेंगे रिलायंस वाले? क्या आपका घर बिकेगा? नहीं बिकेगा। आपकी लाइबिलिटी क्या है जी? लिमिटेड लाइबिलिटी है। तो ये मेन इसके इंपॉर्टेंट फीचर है। पहला क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी, दूसरा क्या है, परपेचुअल सक्सेशन, और तीसरा क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी। कंपनीज एक्ट हम पढ़ेंगे। टोटल सेक्शन कंपनीज एक्ट में कितने हैं? 470। कितने सेक्शन है? क्या हम 470 सेक्शन पढ़ने वाले हैं? नहीं जी, ना फाउंडेशन में पढ़ने वाले हैं ना इंटर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी। फाउंडेशन के लिए तो बहुत ही कम है, इंटर में थोड़े बढ़ जाएंगे। टोटल इस एक्ट को डिवाइड किया गया 29 चैप्टर्स के अंदर। जैसे आपकी बुक है, क्या एक ही बुक के अंदर सारा कंटेंट एक ही साथ डाल देते हैं? उसको चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं। वैसे एक्ट को क्या किया गया, डिवाइड किया गया किसके अंदर? चैप्टर्स के अंदर। कितने चैप्टर है? 29। और उन चैप्टर्स को फिर फर्दर डिवाइड किया गया किसके अंदर? सेक्शंस के अंदर, जो कितने हैं? 470। अब हम एक बार बुक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। 6.3 कंपनीज एक्ट 2013 was enacted to consolidate and amend the law relating to the companies. The Companies Act was preceded by the Companies Act 1956। ये एक्ट क्यों बनाया गया है? कंपनीज के रिगार्डिंग जो लॉ है उसको कंसोलिडेट करने के लिए, उसे अमेंड करने के लिए। इससे पहले कौन सा एक्ट था? 1956 था। उसको अमेंड करके क्या आ गया? 2013 आ गया। ड्यू टू चेंजेस इन द नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड टू फैसिलिटेट एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ आवर इकोनॉमी। देखो टाइम 1956 में जो एक्ट बनाया होगा उस टाइम सोच कुछ अलग होगी। अब जैसे जैसे इकोनॉमी में चेंजेस आ रहा है, जैसे जैसे इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, उस हिसाब से हमें भी बदलना पड़ेगा, लॉ को भी बदलना पड़ेगा। और हमने कौन सा एक्ट ला दिया? कंपनीज एक्ट 2013 हम लेके आ गए। द कंपनीज एक्ट 2013 कंटेन 470 सेक्शन, 7 शेड्यूल्स, 7 शेड्यूल्स भी हैं। शेड्यूल्स में बेसिकली क्या रहता है? फॉर्मेट्स वगैरह रहते हैं। क्या रहते हैं? फॉर्मेट। आप जो बैलेंस शीट बनाते हो कौन से शेड्यूल के हिसाब से बनाते हो? फॉर्मेट कहां से आता है उसका? शेड्यूल 3 इंपॉर्टेंट शेड्यूल है। शेड्यूल 3 जिसमें क्या दिया हुआ है? फाइनेंशियल्स का फॉर्मेट दिया हुआ है कि फाइनेंशियल्स कैसे बनेंगे। ठीक है जी। द कंपनीज एक्ट कंटेन दिस 470 सेक्शन एंड 7 शेड्यूल्स। द एंटायर एक्ट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 29 चैप्टर्स। टोटल चैप्टर कितने हैं? 29 चैप्टर्स है। अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ दिस एक्ट इन द फॉर्म ऑफ कंपनीज रूल। और इसका एक मेजर पार्ट ये भी है कि इसके साथ में आपको रूल्स भी पढ़ने पड़ेंगे। क्या पढ़ने पड़ेंगे? रूल्स। देखो एक्ट कैसे बना? वही लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट का सेना है तो क्या बन गया? एक्ट बन गया। क्या उस प्रोसेस में टाइम लगता है? नहीं लगता है। क्या रूल्स बनाने के लिए कोई अलग प्रोसीजर है आपको इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में या डेमो क्लास में मैंने बताया हो? कंपनीज एक्ट के ऊपर मिनिस्ट्री कौन सी लगती है?
एमसीए, एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के पास में पावर है। किसने पावर दी है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। क्या पावर दी है? कि आप रूल्स बना सकते हो। क्या बना सकते हो? तो जितने भी रूल्स है वो किसने बनाए हैं? एमसीए ने बनाए हैं। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर को पावर मिली हुई है रूल्स बनाने की। तो एक्ट के साथ में हमें रूल्स भी पढ़ने पड़ेंगे, तभी हमें एक्ट समझ आएगा। द कंपनीज एक्ट एम्स टू, अंडरलाइन करो पहला पॉइंट, इंप्रूव कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कंपनीज एक्ट का मोटिव क्या है? लाया क्यों गया है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बढ़ाने के लिए। दूसरा पॉइंट, सिंप्लीफाई रेगुलेशंस, रेगुलेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए, इजी करने के लिए। स्ट्रेंथन द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी इन्वेस्टर, माइनॉरिटी इन्वेस्टर का इंटरेस्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए, स्ट्रेंथ देने के लिए उन्हें। माइनॉरिटी कौन होते हैं? छोटे शेयर होल्डर्स, जिनके पास ज्यादा शेयर होल्डिंग नहीं है। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम लेजिस्लेशन ऑफ द रोल ऑफ विसल ब्लोअर, यहाँ पे विसल ब्लोअर की भी बात करी गई है कंपनीज एक्ट में। विसल ब्लोअर कौन होता है? विसल का मतलब सीटी बजाना, जो सीटी बजा रहा है उसको क्या बोलते हैं? विसल ब्लोअर। अब यहाँ पे सीटी क्या वो ट्रैफिक पुलिस वाला बजा रहा है? नहीं जी, कंपनी में अगर कोई गलत काम हो रहा है, अगर कंपनी में क्या हो रहा है, कोई गलत काम हो रहा है, तो कोई बंदा इंटीमेट कर देगा अथॉरिटीज को। क्या इंटीमेट करेगा? कि यहाँ पे फ्रॉड हो रहा है, तो वो क्या बन जाएगा? विसल ब्लोअर बन जाएगा। ऐसे प्रोविजन भी कहां डाले गए हैं? कंपनीज एक्ट में डाले गए हैं। तो पहला पॉइंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस बढ़ाने के लिए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस बढ़ाने के लिए मतलब कंप्लायंसेस पे ज्यादा फोकस करने के लिए, ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंप्लायंसेस करने के लिए। दूसरा, रेगुलेशन को सिंप्लीफाई, मतलब इजी रखो, लॉ को ज्यादा मुश्किल मत करो। तीसरी बात, इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी इन्वेस्टर को स्ट्रेंथन करना। माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स का ध्यान रखा गया है कंपनीज एक्ट के अंदर। विसल ब्लोअर पे भी ध्यान दिया गया है, इसके लिए भी प्रोविजन डाले गए हैं। एंड प्रोविजन रिलेटिंग टू क्लास एक्शन सूट। सूट हमें पता है क्या होता है? सूट फाइल करना मतलब केस फाइल करना। क्लास एक्शन सूट, क्लास एक्शन सूट का मतलब देखिए, एक बंदा सूट फाइल करता है उसको बोलते हैं इंडिविजुअली फाइल कर रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है एक केस के अंदर बहुत सारी पार्टीज इन्वॉल्व हो, सारे मिलकर एक साथ सूट फाइल कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? क्लास एक्शन सूट। जैसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, इक्विटी शेयर होल्डर है, अगर ये सब मिलकर एक सूट फाइल करे तो इसको क्या बोलेंगे? क्लास एक्शन सूट। इसके लिए भी प्रोविजंस कंपनीज एक्ट में डाले गए। तो ये किस चीज का एम के लिए क्वेश्चन आ गया कि मोटिव क्या था, एम क्या था, तो ये आपको लिखने पड़ेंगे पॉइंट वाइज। एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट आपके हिसाब से किसके ऊपर लगेगा? कंपनीज के ऊपर। द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई टू कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। किसके ऊपर लगता है जी? जो इस कंपनीज एक्ट में कंपनीज बनी है या 1956 में कंपनीज बनी है, उनके ऊपर ये लग जाता है। दूसरी बात, इंश्योरेंस कंपनीज। क्या इंश्योरेंस कंपनी कंपनी है या नहीं है? बिल्कुल कंपनी है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी लिखा हुआ है ना, तो कंपनीज एक्ट लगेगा नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। लेकिन क्या इंश्योरेंस के लिए कोई अलग से एक्ट है या नहीं है? बिल्कुल एक्ट है। आप आगे पढ़ो क्या लिखा हुआ है, इंश्योरेंस एक्ट 1938 और IRDA एक्ट 1999। इंश्योरेंस कंपनीज के लिए कुछ स्पेसिफिक एक्ट भी हैं, उसका नाम क्या है? इंश्योरेंस एक्ट और IRDA एक्ट। अब एक बात मैं हमेशा बोलता हूं लॉ के अंदर, स्पेसिफिक विल ऑलवेज प्रिवेल ओवर द जनरल। अगर स्पेसिफिक और जनरल की लड़ाई हो तो कौन जीतेगा? स्पेसिफिक जीतेगा। अब इंश्योरेंस कंपनी है, इसके ऊपर कंपनीज एक्ट भी लग रहा है, इसके ऊपर इंश्योरेंस एक्ट भी लग रहा है। इंश्योरेंस कंपनी के लिए स्पेसिफिक एक्ट कौन सा है? खुद का है, इंश्योरेंस एक्ट। जनरल एक्ट कौन सा है? कंपनी एक्ट तो जनरल एक्ट है ना, हर कंपनी के ऊपर लग रहा है, लेकिन इंश्योरेंस के लिए स्पेसिफिक कौन सा है? इंश्योरेंस एक्ट। अगर इंश्योरेंस एक्ट और कंपनी एक्ट की लड़ाई हुई तो कौन जीतेगा? इंश्योरेंस एक्ट। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक विल ऑलवेज प्रिवेल ओवर द जनरल। तो इंश्योरेंस कंपनीज पे कंपनीज एक्ट लगेगा, लेकिन कहां तक लगेगा? जब तक वो इंश्योरेंस एक्ट के अगेंस्ट ना हो, मतलब उसके साथ इनकंसिस्टेंट ना हो। अगर इनकंसिस्टेंट हुआ तो कौन जीत जाएगा? इंश्योरेंस एक्ट जीत जाएगा। तो यही आगे लिखा हुआ है, एक्सेप्ट वेयर द प्रोविजन ऑफ द सेड एक्ट आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ इंश्योरेंस एक्ट। अगर कंपनीज एक्ट के प्रोविजन इंश्योरेंस एक्ट के साथ इनकंसिस्टेंट हो गए तो कंपनीज एक्ट नहीं लगेगा। कौन सा एक्ट लगेगा? इंश्योरेंस एक्ट लगेगा। जब तक दोनों के प्रोविजन साथ में चल रहे हैं तब तक आप कंपनीज एक्ट लगा सकते हो। तीसरा बात, बैंकिंग कंपनी। क्या बैंकिंग कंपनी है या नहीं है? बिल्कुल, LIC उसका भी खुद का, LIC का खुद का एक्ट है, तो वो एक्ट लगता है, वो स्पेसिफिक एक्ट हो गया। साथ में कंपनीज एक्ट भी लगेगा, जनरल एक्ट भी लगेगा। अब जैसे बैंकिंग कंपनीज है, क्या बैंकिंग कंपनी है या नहीं है? बिल्कुल कंपनी है, तो क्या कंपनीज एक्ट लगेगा नहीं लगेगा? लेकिन क्या बैंकिंग के ऊपर RBI बैठा है नहीं बैठा है? बिल्कुल बैठा है। तो इसका एक्ट अलग से दिया हुआ है, कौन सा? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। अब बैंकिंग के ऊपर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लगेगा, लेकिन साथ में कंपनीज एक्ट भी लगेगा। लेकिन कंपनीज एक्ट कब तक लगेगा? जब तक दोनों इनकंसिस्टेंट नहीं होते। अगर इनकंसिस्टेंट हुए तो कौन सा जीत जाएगा? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। कंपनीज एंगेज इन द जनरेशन और सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो कंपनीज
किसमें एंगेज है? जनरेशन या सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। इनके ऊपर एक लगता है जी इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। कौन सा एक्ट लगता है? इलेक्ट्रिसिटी एक्ट। क्या कंपनी एक्ट में लगेगा? बिल्कुल लगेगा, लेकिन इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए। अगर इनकंसिस्टेंट हुआ तो कौन सा एक्ट लग जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी एक्ट लग जाएगा। एनी अदर कंपनी गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। अगर कोई कंपनी किसी स्पेशल एक्ट से गवर्न हो रही है जैसे कि एलआईसी, उसके ऊपर भी कंपनीज एक्ट लगेगा। Such body corporate which are incorporated by any act for the time being in force and as the CG may by notification specify in this BI। अपने बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन एलएलपी एक्ट में पढ़ी हुई है। बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है? इसके ऊपर जितने भी वर्ड लिखे हैं सब में कंपनी दिख रहा है। कंपनी एक्ट किसके ऊपर लग रहा है? कंपनी के ऊपर लग रहा है, कंपनी के ऊपर लग रहा है। नॉर्मल कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, सबके ऊपर लग रहा है। लेकिन अब एक वर्ड आ गया बॉडी कॉर्पोरेट। कंपनी एक्ट किसके ऊपर लग रहा है? बॉडी कॉर्पोरेट के ऊपर भी लग रहा है। लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट कौन से वाला? जिसको सीजी ने बता दिया हो कि इस बॉडी कॉर्पोरेट के ऊपर कंपनी एक्ट लगेगा, उसी के ऊपर लगेगा खाली। अब बॉडी कॉर्पोरेट होता क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट एक वाइड टर्म है। क्या है? वाइड टर्म है, जिसमें कंपनी भी आ जाती है, बाहर की कंपनी भी आ जाती है। कंपनी एज पर कंपनी एक्ट भी आ जाती है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया भी आ जाती है, एलएलपी एक्ट के हिसाब से एलएलपी भी आ जाती है, एलएलपी आउटसाइड इंडिया भी आ जाती है। वाइड टर्म है बॉडी कॉर्पोरेट। तो कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट सीजी चाहे तो उसके ऊपर क्या लगा सकता है? कंपनीज एक्ट लगा सकता है। जब हमने एलएलपी एक्ट पढ़ा था तो हमने एक बात पढ़ी थी, एलएलपी एक्ट में अगर कोई डेफिनेशन नहीं दी हुई है तो वो डेफिनेशन हमें कहां से देखनी है? कंपनीज एक्ट से देखनी है। कहां से देखनी है? कंपनीज एक्ट से देखनी है। तो किसी बॉडी कॉर्पोरेट के ऊपर भी सीजी चाहे तो कंपनीज एक्ट लगा सकता है। ठीक है जी। तो एप्लीकेबिलिटी कंपनीज एक्ट की क्या है? कंपनीज पे लगेगा जो इस एक्ट में रजिस्टर्ड हुई है या पिछले में रजिस्टर्ड हुई है। और किसके ऊपर लगेगा? इंश्योरेंस कंपनीज पे लगेगा, बैंकिंग कंपनीज पे लगेगा, बॉडी कॉर्पोरेट जिसको सीजी बता दे, सीजी बता दे, और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी पे लगेगा, या कोई कंपनी स्पेशल एक्ट से गवर्न हो रही है उसके ऊपर भी लगेगा। कंपनी मीनिंग एंड इट्स फीचर। अब अलग अलग लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दी हुई है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कौन सी है? सेक्शन 2 क्लॉज 20 जो कंपनीज एक्ट में दी हुई है। अकॉर्डिंग टू चीफ जस्टिस मार्शल, अ कॉर्पोरेशन इज एन आर्टिफिशियल बीइंग। क्या ये नेचुरल पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन है ना। तो इस डेफिनेशन जो इन्होंने दी है चीफ जस्टिस मार्शल ने, इन्होंने क्या बोला? कॉर्पोरेशन क्या होता है? एक आर्टिफिशियल बीइंग है, इनविजिबल है, इंटेंजिबल है। क्या कंपनी को देख सकते हैं कोई? क्या इसको छू सकते हैं? तो ये इंटेंजिबल भी है, इनविजिबल भी है। एग्जिस्टिंग ओनली इन कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ। इसकी एग्जिस्टेंस कैसे है भाई? लॉ के हिसाब से इसकी एग्जिस्टेंस है। इसका आप सर्टिफिकेट दे सकते हो, लॉ के हिसाब से पता लगेगा कि कंपनी है, बाकी इसको छूना देखना पॉसिबल नहीं है। बीइंग अ मेयर क्रिएशन ऑफ लॉ, it possesses only those property which the charter of its creation confer upon it। अब इसके जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो इसकी प्रॉपर्टीज है कंपनी की, वो कहां से आएगी? कंपनीज एक्ट से आएगी। कहां से आएगी? कंपनी चार्टर का मतलब क्या होता है? कंपनीज एक्ट से इसकी प्रॉपर्टीज निकल के आएंगी, क्योंकि ये आर्टिफिशियल पर्सन है। अगर मैं अपनी बात करूं, हम क्या है? नेचुरल पर्सन है। हमारी प्रॉपर्टीज क्या है? हम क्या क्या कर सकते हैं? हम सब कुछ कर सकते हैं। क्या कंपनी सब कुछ कर सकती है? ये कहां से पता लगेगा? इसके एक्ट से पता लगेगा कि भाई ये क्या क्या कर सकती है। either expressly or as accidental to its very existence। In the words of Professor Henny, या दूसरे बंदे की डेफिनेशन आ गई है प्रोफेसर हैनी की, a company is an incorporated association which is an artificial person created by law। वही बात रिपीट हो रही है, आर्टिफिशियल पर्सन है, लॉ से बना है। having a separate entity, क्या इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है या नहीं है? पहला फीचर हमने पढ़ा था। with a perpetual succession, क्या perpetual succession है? नहीं, कभी नहीं मरेगी कंपनी। and a common seal, common seal का मतलब क्या होता है? एक तरह की स्टेम। ये अभी हम इसके बारे में आगे इसके फीचर्स में और पढ़ लेंगे। दिस डेफिनेशन सम्स अप द मीनिंग एज वेल एज द फीचर्स ऑफ द कंपनी सक्सेसिवली। इस डेफिनेशन के अंदर कंपनी का मीनिंग भी बता दिया है और उसके फीचर्स भी बता दिए हैं। आप आगे जाके जब फीचर्स पढ़ोगे ना, ये फीचर मिलेंगे आपको। क्या? सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, कॉमन सील और लिमिटेड लायबिलिटी। However, the Act defined the term company a bit differently। लेकिन कंपनीज एक्ट ने डेफिनेशन को कुछ अलग तरीके से बताया है। क्या बताया है? सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट डिफाइन द टर्म कंपनी। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और प्रीवियस कंपनी लॉ। कंपनी क्या है? जो इस एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुई है या फिर पिछले कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुई है। As we progress under the chapter, the meaning of the term company will be understood by the student। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको मीनिंग और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो कंपनी एक्ट की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। बाकी अगर कोई स्पेसिफिकली ऐसे पूछता नहीं है कि प्रोफेसर हैनी की बताओ या जस्टिस मार्शल की बताओ, अगर गलती से पूछ लेगा तो आपको पता होना चाहिए आर्टिफिशियल पर्सन है, परपेचुअल सक्सेशन होनी चाहिए। आप खुद भी डेफिनेशन डाल सकते हो, बाकी ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा। फीचर्स ऑफ अ कंपनी, पहला फीचर क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी। दूसरा क्या है? परपेचुअल सक्सेशन।
तीसरा क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी। ये तीनों को हम टच कर चुके हैं, पूरा बुक से पढ़ लेंगे। चौथा क्या है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ये कौन सा पर्सन है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, नेचुरल पर्सन नहीं है। स्टार्ट करते हैं जी, सेपरेट लीगल एंटिटी। There are distinctive features between different forms of organization, and the most striking feature in the company form of organization vis-a-vis the other forms of a business organization is that it acquires a unique character of being a separate legal entity. देखो बिजनेस करने के अलग अलग तरीके हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आप एलएलपी बना लो, पार्टनरशिप बना लो, कंपनी बना लो, अलग अलग तरीके हैं बिजनेस करने के। लेकिन कंपनी का मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर कौन सा है, कंपनी की होती है जी सेपरेट लीगल एंटिटी, डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर। इसको मेंबर से कोई लेना देना नहीं है, मेंबर अलग है, कंपनी अलग है, ठीक है जी। इन अदर वर्ड, व्हेन अ कंपनी इज रजिस्टर्ड, एक बार अगर कंपनी रजिस्टर्ड हो गई, इट इज क्लोज विद अ लीगल पर्सनैलिटी। इसके ऊपर क्या आ जाता है, लीगल पर्सनैलिटी का कपड़ा इसके चारों तरफ आ जाता है और इसकी खुद की लीगल पर्सनैलिटी बन जाती है। इट कम्स टू हैव ऑलमोस्ट द सेम राइट एंड पावर एज अ ह्यूमन बीइंग। इसके पास ऑलमोस्ट सारे राइट, सारी पावर है जो किसके पास होती है, एक ह्यूमन बीइंग के पास होती है। मतलब एक नेचुरल पर्सन वाली सारी पावर्स ऑलमोस्ट इसके पास है। इट्स एग्जिस्टेंस इज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स मेंबर। मेंबर और इसकी एग्जिस्टेंस अलग अलग है। अगर एक कंपनी में मैंने 50% शेयर खरीद रखे हैं, इन्होंने 50% शेयर खरीद रखे हैं, टोटल कितने हो गए, 100%। क्या हम दोनों कंपनी बन गए, नहीं, हम उसके मेंबर है, कंपनी खुद में सेपरेट है। आप मालिक हो लेकिन आप अलग हो। एक कंपनी में मैंने 99% शेयर खरीद लिए, तो क्या मैं और कंपनी एक हो गए, नहीं, मैं अलग हूं, कंपनी अलग है, ठीक है। ये हमेशा डिस्टिंग्विश इसके बीच में रहेगा। अब कंपनी क्या नॉन प्रॉपर्टी, कंपनी क्या कर सकती है, प्रॉपर्टी खरीद सकती है। जैसे बोला, जो एक नेचुरल पर्सन कर सकता है वो कौन कर सकती है, कंपनी भी कर सकती है। प्रॉपर्टी खरीद सकती है, बैंक अकाउंट खुलवा सकती है, लोन ले सकती है, लाइबिलिटीज इनकर कर सकती है और कॉन्ट्रैक्ट में भी एंटर कर सकती है जी, ठीक है जी। Is it at law? A person which is different from the subscriber to the memorandum of association, its personality is distinct and separate from the personality of those who compose it. देखो यहाँ पे कुछ बड़े बड़े वर्ड्स आ गए हैं। पहला वर्ड क्या है, सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कंपनी के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, एक को बोलते हैं मेमोरेंडम, एक को बोलते हैं आर्टिकल्स, एमओए एंड एओए। एमओए की फुल फॉर्म क्या है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एओए की फुल फॉर्म क्या है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये दोनों हम अभी आप आगे पढ़ने वाले हैं कि क्या होता है इनके अंदर। जब भी कंपनी बनती है हम एमओए को सब्सक्राइब करवाते हैं। सब्सक्राइब करवाने का मतलब जो जो उसके मेंबर है ना पहले वाले, वो एमओए को साइन करेंगे और लिखेंगे कि हमने कितने शेयर्स लिए। उनको क्या बोलते हैं हम, सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। उनको क्या बोलते हैं हम, सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम को क्या मैं फर्स्ट शेयर होल्डर बोल सकता हूं, क्योंकि उन्होंने ही कंपनी इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे क्या किया है, एमओए को साइन किया है और लिखा है कि हमने कितने शेयर्स लिए हैं। तो सब्सक्राइबर को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट शेयर होल्डर। तो ये टर्म तो ये हो गया, सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम का क्या मतलब है, फर्स्ट शेयर होल्डर। हम पढ़ क्या रहे हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी। किसकी सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी की। कंपनी और मेंबर्स की सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो क्या मैं ये भी बोल सकता हूं कंपनी और सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम की भी सेपरेट लीगल एंटिटी है, क्योंकि सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम कौन है, फर्स्ट शेयर होल्डर है। अब आप एक बार पॉइंट ए को वापस पढ़ो। तो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम आप हो, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी अलग है। सब्सक्राइबर के बाद में भी अगर आप शेयर होल्डर बने हो तो भी आप अलग हो और कंपनी अलग है, कभी भी दोनों मिक्स नहीं होंगे। चाहे आप सब्सक्राइबर हो, चाहे आप फर्स्ट शेयर होल्डर हो, चाहे आप बाद में शेयर होल्डर बने हो, आप हमेशा सेपरेट ही रहोगे। आपकी पर्सनैलिटी हमेशा डिस्टिंक्ट और सेपरेट रहेगी और कंपनी की हमेशा डिस्टिंक्ट और सेपरेट रहेगी। बी पॉइंट, इवन मेंबर कैन कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी। देखो मैं कंपनी का शेयर होल्डर हूं, मेरे पास 99% शेयर्स है, मैं हूं मेंबर। क्या मैं कंपनी से प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, क्या कंपनी को लोन नहीं दे सकता, क्या कंपनी से लोन नहीं ले सकता। देखो कंपनी अलग है, मैं अलग हूं, चलो मैं मेंबर हूं मान लिया, लेकिन कंपनी तो अलग है ना, तो मैं वो सारे काम कर सकता हूं जो एक नॉर्मल बंदा कर सकता है। एज अ मेंबर मैं लोन भी ले सकता हूं, कंपनी से प्रॉपर्टी भी खरीद सकता हूं। इवन अ मेंबर कैन कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी, मेंबर भी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता है। एक्वायर राइट, राइट भी ले सकता है, अगेंस्ट इट और इनकल लायबिलिटी, लायबिलिटी भी ले सकता है। अगर मैं कंपनी का शेयर होल्डर बन गया, मेंबर बन गया, क्या मैं कंपनी को गुड सप्लाई नहीं कर सकता, कर सकता हूं जी। मेंबर एक अलग चीज हो गई, कंपनी अलग हो गई, अब मैं बाकी सारे काम कंपनी के साथ कर सकता हूं। तो क्या हो गया, मेंबर हूं मैं, लेकिन मेरा काम ही है उन गुड्स का और कंपनी को गुड्स चाहिए, तो क्या मैं गुड्स नहीं दे सकता कंपनी को,
बिल्कुल दे सकता हूं जी, मैं कंपनी के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता हूं। फॉर द डेट्स ऑफ द कंपनी ओनली इट्स क्रेडिटर कैन सू इट एंड नॉट इट्स मेंबर। क्या मतलब हुआ जी इसका? फॉर द डेट्स, डेट्स का मतलब क्या होता है? उधारी। कंपनी की उधारी के लिए कौन सूट फाइल करेगा? क्रेडिटर सूट फाइल करेंगे। अब देखो अगर मैं मेंबर हूं और मैंने कंपनी को लोन भी दिया है, अब कंपनी मेरा लोन नहीं दे रही, तो क्या मैं क्रेडिटर बन गया? नहीं बन गया? हूं ना मैं क्रेडिटर? मैं मेंबर भी हूं, मैं क्रेडिटर भी हूं, लेकिन जब मैं सूट फाइल करूंगा तो मैं कौन सी कैपेसिटी में सूट फाइल करूंगा? एज अ क्रेडिटर, नॉट अ मेंबर, क्योंकि मैंने लोन दिया है ना, तो मैं लोन के लिए तो एज अ क्रेडिटर सूट फाइल करूंगा और सूट फाइल करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। अ कंपनी इज कैपेबल ऑफ ओइंग, इंजॉइंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है, उसके बेनिफिट्स एंजॉय कर सकती है और उसको बेच भी सकती है। क्या पार्टनरशिप अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है? पार्टनरशिप में प्रॉपर्टी किसके नाम पे खरीदी जाती है? पार्टनर्स के नाम पे ज्वाइंटली, लेकिन कंपनी खुद के नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है। Although the capital and assets are contributed by the shareholders, the company become the owner of capital and assets. The shareholders are not the private or joint owners of the company's property. देखो शेयर होल्डर ने कंपनी में पैसा डाला है, क्या मैंने कैपिटल दिए नहीं दिए, शेयर्स खरीदे नहीं खरीदे, लेकिन वो सारा पैसा किसका हो गया? कंपनी का हो गया जी, क्योंकि कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी होल्ड करती है। क्या मेरा ज्वाइंट इंटरेस्ट है कंपनी की प्रॉपर्टी में? नहीं जी, मैं पार्टनर थोड़ी हूं। पार्टनरशिप में ज्वाइंट इंटरेस्ट होता है, कंपनी में कोई ज्वाइंट ओनर्स नहीं होते। क्या कंपनी ने एक प्रॉपर्टी खरीदी, ठीक है, कंपनी के नाम पे, हम दोनों शेयर होल्डर 50-50%, क्या ऐसा बोल सकते हैं कि प्रॉपर्टी हमारे नाम पे है दोनों के? ये किसके नाम पे है? क्यों? क्योंकि कंपनी की क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी है। A member does not even have an insurable interest in the property of the company. The leading case on this point is Makora versus Northern Assurance Company Limited. क्या कह रहा है? इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है? इंश्योरेंस से कनेक्ट किया है इसने बेसिकली। हाँ, देखो इंश्योरेंस में क्या पैसा मिलता है? नहीं मिलता है। अगर कंपनी के गुड्स पे इंश्योरेंस करवाई गई है तो वो इंश्योरेंस किसके नाम पे होगी? कंपनी के नाम पे। क्या उसके बेनिफिट मेंबर को मिल जाएंगे? किसको मिलेंगे? कंपनी को मिलेंगे। तो यही केस लो है जी। फैक्ट ऑफ द केस, मकोरा वाज द होल्डर ऑफ नियरली ऑल शेयर्स ऑफ अ टिम्बर कंपनी। एक टिम्बर कंपनी है जिसके सारे शेयर्स किसने खरीदे हैं? मकोरा ने। ऑलमोस्ट ऑल एक्सेप्ट वन, मतलब एक शेयर उसने नहीं खरीदा, बाकी सारे उसने खरीद लिए हैं। ठीक है जी। अब वो शेयर होल्डर है, कंपनी अलग है, क्या कंपनी शेयर होल्डर को एक मान लेंगे? सारे ऑलमोस्ट सारे शेयर खरीदे फिर भी एक नहीं मानेंगे जी, वो दोनों तो अलग अलग ही रहने हैं। He was also a major creditor of the company. वो क्या है जी? मेजर क्रेडिटर भी है। क्या मेंबर लोन दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। एम इंश्योर्ड द कंपनीज टिम्बर इन हिज ओन नेम। एम ने क्या करा? इंश्योरेंस ली कंपनी के टिम्बर की, किसके नाम पे? खुद के नाम पे। द टिम्बर वॉज लॉस्ट इन फायर, वो टिम्बर को क्या हुआ? आग लगा, जल गया। एम क्लेम्ड इंश्योरेंस कंपेंसेशन। अब एम ने क्या बोला? मुझे इंश्योरेंस कंपेंसेशन दे दो। हेल्ड द इंश्योरेंस कंपनी वॉज नॉट लाइबल टू हिम as no shareholder has any right on any item of property owned by the company. भाई गुड्स किसके थे? कंपनी के। तो इंश्योरेंस का पैसा किसे मिलेगा? कंपनी को। शेयर होल्डर को कभी इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलेगा। For he has no legal or equitable interest in them. Hence, in this case, since the timber was insured in the company's name, M could not claim the compensation from insurance company. जब इंश्योरेंस गुड्स का हो रहा है और गुड्स कंपनी के हैं, तो इंश्योरेंस का पैसा भी किसको मिलेगा? कंपनी को ही मिलेगा, चाहे शेयर होल्डर हो आप, चाहे आप क्रेडिटर हो, चाहे आपने सारे शेयर होल्ड कर रखे हैं, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है जी। क्लियर है जी? यहां तक कंपनी की क्या होती है? सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। पार्टनर नहीं, मेंबर। देखो मेंबर क्या होता है? आपने रिलायंस का शेयर खरीद लिया, आप मेंबर बन गए। क्या रिलायंस के गुड्स जल गए तो आप जाओगे कि इंश्योरेंस का पैसा दो? सारे शेयर, चलो आपने सारे शेयर खरीद लिए, लेकिन कंपनी को रन कौन करता है? डायरेक्टर्स। कौन रन करेगा? डायरेक्टर्स। तो ये सारा काम कौन देखेगा? डायरेक्टर्स देखेगा। ठीक है जी। परपेचुअल सक्सेशन, मेंबर में डाए और चेंज। मेंबर मर भी सकते हैं, चेंज भी हो सकते हैं। क्या कंपनी के एग्जिस्टेंस में कोई फर्क पड़ेगा? कंपनी चलती रहेगी जी। बट द कंपनी गोज ऑन टिल इट्स बाउंड अप ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड बाय द एक्ट। लेकिन कंपनी मर सकती है कैसे? वाइंडिंग अप से, वरना कंपनी हमेशा चलती ही रहेगी। पहले क्वेश्चन पूछे जाते थे, एक प्लेन के अंदर सारे मेंबर बैठ के जा रहे थे, प्लेन क्रैश हुआ, सारे मेंबर मर गए, कंपनी का क्या होगा? कंपनी चलती रहेगी। आपको क्या बताना पड़ेगा? परपेचुअल सक्सेशन। अब ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। द शेयर्स ऑफ अ कंपनी मे चेंज हैंड्स इन्फिनाइटली। क्या कंपनी के शेयर्स एक ही बंदे के पास रहते हैं, चेंज होते रहते हैं?
भाई लिस्टेड कंपनी है, डेली बेसिस पे शेयर सेल परचेज हो रही है तो चेंज होते रहते हैं, बट दैट डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी, इससे कंपनी के एग्जिस्टेंस में कोई फर्क नहीं आने वाला है। सिंस अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी कौन सा पर्सन है, आर्टिफिशियल, नेचुरल नहीं है, क्रिएटेड बाय लॉ, लॉ से बनी है, लॉ अलोन कैन ब्रिंग एंड टू इट्स लाइफ, खाली लॉ ही उसको मार सकता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वाइंडिंग अप। इट्स एग्जिस्टेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ इट्स मेंबर। इस पॉइंट को आप ना ज्यादा कनेक्ट कर पाओगे क्योंकि आप पार्टनरशिप पढ़ के आए हो अभी अभी। क्या समझ आ रहा है, इट्स एग्जिस्टेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ इट्स मेंबर, मेंबर कोई फर्क नहीं पड़ता कंपनी के एग्जिस्टेंस में, लेकिन अगर ये पार्टनरशिप होती, डेथ में डिसोल्यूशन में चली जाती है, इंसॉल्वेंसी में भी डिसोल्यूशन में जा सकती है। ठीक है जी। एग्जांपल 1, मैनी कंपनीज इन इंडिया इन एग्जिस्टेंस फॉर ओवर 100 इयर्स, दिस इज पॉसिबल ओनली ड्यू टू द फैक्ट दैट द कंपनी हैज अ परपेचुअल एग्जिस्टेंस। ये जो 100 साल 200 साल कंपनियां चल रही है, क्यों चल रही है, परपेचुअल सक्सेशन की वजह से चल रही है। देयर वाज अ कंपनी व्हिच हैज 7 मेंबर्स, ऑल ऑफ देम डाइड इन एन एयरक्राफ्ट, 7 मेंबर थे, सातों के साथ मर गए, किसमें, एयरक्राफ्ट के अंदर। डिस्पाइट दिस द कंपनी स्टिल एग्जिस्ट अनलाइक पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ द बिजनेस, कंपनी अब भी चलती रहेगी, लेकिन अगर पार्टनरशिप होती तो सारे में पार्टनर मरे, पार्टनरशिप बंद, कंपनी नहीं होगी जी बंद। हाँ जी, हाँ जी। लीगल एस देखो, शेयर्स क्या एक तरह की प्रॉपर्टी है, शेयर्स क्या एक तरह की प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी क्या होती है, हमेशा ट्रांसफर होती जाती है, तो इनके लीगल एस के पास चली जाएगी। अगर इन्होंने कोई नॉमिनी का नाम बताया हुआ है तो डायरेक्ट नॉमिनी के पास चले जाएंगे, नॉमिनी नहीं बताए हुए तो कोई लीगल एस आएगा, क्लेम कर लेगा। ठीक है, लेकिन वर्किंग चलती रहेगी ना, डायरेक्टर वर्किंग करते रहेंगे, वो भी मर गए तो नए डायरेक्टर अपॉइंट कर देंगे, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। लिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी किसकी, मेंबर्स की। क्या मेंबर्स के पर्सनल एसेट लिए जाएंगे, कभी नहीं लिए जाएंगे जी। ठीक है जी, लेकिन अभी हम पढ़ेंगे इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी में अलग अलग टाइप होते हैं, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी, तो उसके हिसाब से हमें पता लगता है कि कितनी लाइबिलिटी मेंबर्स की आने वाली है। आपने देखा होगा किसी भी कंपनी का आप नाम देखते हो तो कैसे नाम लिखा रहता है, जैसे अगर मैं लिखूं ABC प्राइवेट लिमिटेड, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है, लेकिन आप देख रहे हो वर्ड क्या लिखा हुआ है, लिमिटेड। ये लिमिटेड क्यों लिखा हुआ है, इससे यही पता लग रहा है इस कंपनी के जो मेंबर्स है ना, उनकी लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। ठीक है जी। पब्लिक लिमिटेड होती तो क्या लिखा रहता है, ABC लिमिटेड, प्राइवेट हट जाता, तो लिमिटेड का मतलब मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। द लाइबिलिटी ऑफ अ मेंबर डिपेंड अपॉन द काइंड ऑफ द कंपनी विच ही इज अ मेंबर। अब मेंबर की कितनी लाइबिलिटी है वो किससे पता लगेगा, कि कंपनी का काइंड कौन सा है जिसका वो मेंबर है, क्या वो लिमिटेड बाय शेयर्स है, क्या वो लिमिटेड बाय गारंटी है, क्या वो अनलिमिटेड कंपनी है, यहां से पता लगेगा कि लाइबिलिटी कितनी है मेंबर की। वी नो दैट कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी विच इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट मेंबर, ये बात हमें पता है, मेंबर अलग है, कंपनी अलग है, क्यों, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। Thus, in case of a limited liability company, the debts of the company in totality do not become the debt of the shareholder. जो कंपनी की उधारी है वो किसकी उधारी है, कंपनी की, क्या वो शेयर होल्डर की उधारी है, नहीं जी। The liability of the member of company is limited to the extent of the nominal value of shares. आपने अकाउंट पढ़ी है, शेयर्स की एक नॉमिनल वैल्यू होती है, कौन सी वैल्यू, जैसे मैं शेयर खरीद रहा हूं 10 रुपीज, तो वो 10 रुपीज उसकी नॉमिनल वैल्यू है। अब जब मैंने उसको 10 रुपए दे दिए तो मेरा सारा हिसाब खत्म हो गया, भाई मैंने सारे पैसे दे दिए, लेकिन अगर मैंने पहले 5 ही दिए हैं, 5 उसको बचे हैं, तो क्या वो 5 मुझे देने हैं, नहीं देने हैं, तो वो ही मेरी लायबिलिटी है जी। इसको क्या बोलते हैं, लिमिटेड बाय शेयर्स। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्स, जो कंपनी कॉल्स मंगवाती है उतनी ही मेरी लायबिलिटी, उससे अलावा मेरी कोई लायबिलिटी नहीं। इन नो केस शेयर होल्डर बी आस्क्ड टू पे एनीथिंग मोर देन द अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर्स। आपको कभी भी शेयर से ज्यादा पैसे नहीं मांगे जाएंगे। कौन सी कंपनी के अंदर, लिमिटेड बाय शेयर्स। कौन सी वाली के अंदर, लिमिटेड बाय शेयर्स। ये पहला जो है वो किसके लिए है, लिमिटेड बाय शेयर्स। अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो जितना शेयर्स पे अनपेड वैल्यू है उतना ही आपसे मांगा जाएगा, उससे ज्यादा एक भी रुपया आपसे नहीं मांगेंगे। अगला पॉइंट आता है लिमिटेड बाय गारंटी। अब कौन सी कंपनी है, गारंटी। गारंटी क्या होता है, मेंबर्स गारंटी ले रहे हैं, क्या गारंटी ले रहे हैं कि हम इतना पैसा दे देंगे, कब देंगे, जब कंपनी बंद हो रही होगी, तो वो कंपनी कौन सी हो जाती है, लिमिटेड बाय गारंटी। एक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर प्लस लिमिटेड बाय गारंटी भी हो सकती है, मतलब जितने मैं शेयर्स खरीद रहा हूं उस पर जितनी वैल्यू बची हुई है वो तो मैं दूंगा ही दूंगा, साथ में मैं गारंटी भी ले रहा हूं। क्या गारंटी ले रहा हूं, जब कंपनी बंद होगी 1 लाख रुपए दूंगा, तो ये कंपनी कौन सी होगी, गारंटी प्लस शेयर्स वाली।
तो लिमिटेड बाय गारंटी, द मेंबर्स आर लाइबल ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट गारंटीड बाय देम। अब यहाँ पे लाइबिलिटी कितनी होती है, जितने की गारंटी ले रखी है जी, एंड दैट टू ओनली व्हेन कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन। और ये गारंटी वाला अमाउंट भी कब देना है, कंपनी जब लिक्विडेशन में जाएगी। क्या गारंटी वाला अमाउंट आपसे पहले मांगा जा सकता है, नहीं मांगा जा सकता। गारंटी वाला अमाउंट कब मांगेंगे आपसे, लिक्विडेशन पे। लेकिन जो शेयर्स पे अनपेड वैल्यू है वो कब मांगी जा सकती है, कभी भी मांगी जा सकती है जी, जब कंपनी में आप आए हो उसके बाद में कभी भी, जब कंपनी चल रही है, कंपनी लिक्विडेशन में गई, कभी भी आपसे शेयर्स पे अनपेड वैल्यू मांगी जा सकती है। आपने 10 रुपए का शेयर खरीदा, 10 रुपए पूरे दे दिए, क्या आपसे कुछ और रुपए मांगा जा सकता है, नहीं। लेकिन 10 रुपए का शेयर खरीदा, 5 रुपए दिए हैं, तो 5 रुपए आपसे और मांगे जा सकते हैं। However, if it is an unlimited कंपनी, लेकिन अगर अनलिमिटेड कंपनी भी आप बना सकते हो तो मेंबर्स की लायबिलिटी कितनी हो जाएगी, अनलिमिटेड हो जाएगी। अब एक तो कंपनी बना रहे हो तो आप अनलिमिटेड क्यों बनाओगे, पहली बात तो ये क्वेश्चन आता है कि भाई एक तो मैं कंपनी के फॉर्म फीचर में आया, मेरे को अनलिमिटेड लायबिलिटी चाहिए, मैं पार्टनरशिप में चला जाऊंगा, यहां क्यों आया हूं मैं। अनलिमिटेड का मतलब शेयर होल्डर्स की पर्सनल लायबिलिटी अनलिमिटेड है, उनके खुद के एसेट्स ले लिए जाएंगे लोन के लिए। देखो इसमें एक ही रीजन समझ आता है, किसको फायदा है, हाँ वो मैं बता रहा हूँ फायदा क्या है। जैसे देखो आपने मैंने और इन्होंने मिलकर कंपनी बनाई, नई कंपनी है, हमें फंडिंग चाहिए, किसके पास जाएंगे, बैंक के पास। बैंक को कहेंगे लोन दे दो, बैंक कहेगा क्या गिरवी रखोगे, कंपनी के पास तो कुछ है ही नहीं, नई नई कंपनी है, आपके पास कोई एसेट है, तो हम कहेंगे यार एसेट तो है नहीं हुई कंपनी के पास। लेकिन अगर बैंक को पता लगे कि ये कंपनी अनलिमिटेड कंपनी है, कौन सी कंपनी है, अनलिमिटेड कंपनी है, और हम तीनों के पास बहुत सारे एसेट्स हैं, तो बैंक इस बात को समझेगा ना कि अगर कंपनी नहीं दे पाई तो किससे पैसा ले लेंगे, हम तीनों से। हम तीनों के पर्सनल एसेट्स बिक के बैंक को लोन रिपे करवाना पड़ेगा, तो ये फायदा मिल सकता है, फंडिंग थोड़ी सी इजीली मिल सकती है लोन के फॉर्म में। हाँ पर कंपनी के बाकी फीचर का फायदा तो मिल रहा है ना, यहाँ अनलिमिटेड लायबिलिटी है लेकिन सेपरेट लीगल एंटिटी मिल रही है, परपेचुअल सक्सेशन मिल रही है, वो सारे फायदे यहाँ मिल रहे हैं हमें। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, कंपनी कौन सा पर्सन है जी, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। A company is an artificial person as it created by a process other than natural birth। यहाँ पे नेचुरल बर्थ नहीं होता जी, लॉ से बनती है। इट इज लीगल और जुडिशियल एज इज क्रिएटेड बाय लॉ। इसको लीगल बोल सकते हैं या इसको जुडिशियल बोल सकते हैं, क्योंकि किससे बनी है, लॉ से बनी है। इट इज अ पर्सन सिंस इट इज क्लोज विद ऑल द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल। लेकिन ये पर्सन की डेफिनेशन में आता है, इनकम टैक्स में अगर आप पढ़ोगे अभी आगे जाके तो पर्सन में आप देखोगे कि कंपनी भी आती है। क्यों आती है, क्योंकि ये एक लीगल पर्सन है। फर्दर द कंपनी बीइंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी कैन ओन प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी खरीद सकती है, बैंक अकाउंट खुलवा सकती है, लोन ले सकती है, लाइबिलिटीज कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है। इवन मेंबर कैन कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी, एक मेंबर भी मतलब शेयर होल्डर भी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है। एक्वायर राइट अगेंस्ट इट और इनकम लाइबिलिटी टू इट। इट कैन सूट भी फाइल कर सकती है कंपनी, उसके नाम पे भी सूट फाइल किया जा सकता है। इट कैन डू एवरीथिंग विच एनी नेचुरल पर्सन कैन डू, जो एक नेचुरल पर्सन कर सकता है वो सब कुछ कर सकती है एक्सेप्ट सेंड टू जेल। क्या कंपनी को जेल भेजा जा सकता है, नहीं। क्या कंपनी ओथ ले सकती है, ओथ का मतलब वो होता है ना जो गीता पे हाथ रख के कसम खा, तो ओथ भी कंपनी नहीं ले सकती है। क्या कंपनी मैरी कर सकती है, नहीं कर सकती है। क्या कंपनी सीए कर सकती है, नहीं कर सकती है। तो कोई प्रोफेशन भी नहीं कर सकती है। Hence it is a legal person in its own sense, क्योंकि ये क्या है, लीगल पर्सन है। As the company is an artificial person, it can act only through some human agency। एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो इसको चलाने वाला कोई ना कोई होगा ना, वो चलाने वाला कौन है, डायरेक्टर्स, दैट इज डायरेक्टर्स। The director control affairs of the company and act its agency, but they are not the agent of the members of the company। देखो डायरेक्टर कभी भी मेंबर के एजेंट नहीं है। प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन हमें बताइए क्या होता है, प्रिंसिपल के नीचे एजेंट, मैंने किसी को अपॉइंट किया काम करने के लिए, तो जो एजेंट गलत काम करेगा उसके लिए कौन लायबल है, प्रिंसिपल लायबल है। अगर डायरेक्टर और मेंबर के बीच में प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन आ जाता तो क्या होता, उससे डायरेक्टर कोई गलत काम करते कौन लायबल हो जाता, मेंबर्स लायबल हो जाते। तो इसीलिए इन्होंने बोला कि डायरेक्टर कभी भी एजेंट नहीं है, किसके, मेंबर्स के। लेकिन डायरेक्टर और कंपनी के बीच में एजेंसी है, जो डायरेक्टर काम करेंगे उसके लिए कंपनी लायबल है। द डायरेक्टर कैन ईदर ऑन देयर ओन और थ्रू द कॉमन सील कैन ऑथेंटिकेट दिस फॉर्मल एक्ट। या तो डायरेक्टर खुद साइन कर दे किसी डॉक्यूमेंट को या कंपनी की सील लगा दे, उससे डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट हो जाएगा। द कंपनी इज कॉल्ड एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, इसीलिए हम कंपनी को क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। कॉमन सील, लास्ट फीचर आ गया जी कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब एक तरीके की स्टैम्प। A company being an artificial person is not bestowed with the body of a natural being, therefore its works through the agency of human being, जिसको हम डायरेक्टर बोलते हैं। कॉमन सील इज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। कॉमन सील क्या है जी, कंपनी का ऑफिशियल
सिग्नेचर, which is affixed by the officer and employees of the company on its every document. कंपनी के हर डॉक्यूमेंट के ऊपर क्या लगा देते हैं हम? कॉमन सील लगा देते हैं. The common seal is seal used by a corporation as the symbol of its incorporation. इससे पता लगता है कि कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है जी. ठीक है जी. देखो कॉमन सील पहले मैंडेटरी होती थी, 2015 के अंदर अमेंडमेंट आई, अब कॉमन सील मैंडेटरी नहीं, ऑप्शनल है जी. The Companies Amendment Act has made the common seal optional by omitting the word and a common seal. पहले क्या लिखा हुआ था? And a common seal. And का मतलब क्या होता है? जरूरी कंडीशन है. अब ये and हट चुका है. From section 9 as to provide an alternative mode of authorization for company who ought not have a common seal. अब जब कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है तो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्या लगाओगे? किसका सिग्नेचर होगा? जो कंपनी को चला रहे हैं, मतलब कि डायरेक्टर्स. पहले क्या लगा देते थे? सील लगा देते थे, अब डायरेक्टर साइन कर देंगे. देखो डायरेक्टर बहुत सारे होते हैं, ऑल्टरनेटिव, एडिशनल, मैनेजिंग डायरेक्टर. डायरेक्टर लिखा हुआ है वर्ड की, 2 डायरेक्टर साइन करेंगे तो वैलिड है. रैशनल फॉर, देखो आपके लिए भी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है साइनिंग, क्योंकि साइनिंग आती है इंटर के अंदर. फाइनेंशियल कौन साइन करेगा, बोर्ड रिपोर्ट कौन साइन करेगा. अभी के लिए खाली कॉमन सील में थोड़ा सा टच कर देते हैं. रैशनल फॉर दिस अमेंडमेंट इज दैट कॉमन सील इज अ सीन एज अ रेलिक ऑफ मेडिवल टाइम. देखो सील व्हील कब चलता था? पुराने टाइम में चलता था. अब ये सील व्हील का इतना रोल नहीं है, इसलिए इसको हटा दिया गया है. इवन इन द यूके कॉमन सील हैज बीन मेड ऑप्शनल सिंस 2006. यूके के अंदर भी कॉमन सील 2006 में ऑप्शनल कर दिया था. और हम कहां से कॉपी पेस्ट करते हैं? बाहर से करते हैं. उनको देखा, हमने भी हटा दिया. दिस अमेंडमेंट प्रोवाइड द डॉक्यूमेंट व्हिच नीड टू बी ऑथेंटिकेटेड बाय कंपनी सील will be required to be so done only if the company ought to have a common seal. In case a company does not have a common seal, the authorization shall be made by 2 directors. कौन साइन करेगा जी डॉक्यूमेंट्स पे? 2 डायरेक्टर्स. और का मतलब ऑप्शन है, या तो 2 डायरेक्टर से साइन करवा लो, या फिर बाय अ डायरेक्टर एंड अ कंपनी सेक्रेटरी वेयर द कंपनी हैज अपॉइंटेड अ सीएस. तो अगर कंपनी में सीएस अपॉइंटेड है तो डायरेक्टर एंड सीएस साइन कर देगा. अगर सीएस नहीं है तो 2 डायरेक्टर साइन करेंगे. देखो सीएस अपॉइंट करना हर कंपनी के लिए मैंडेटरी नहीं है. कुछ बड़ी कंपनीज के लिए मैंडेटरी है, जो अभी आपके कोर्स में नहीं है. वैसे एक लिमिट होती है पेड अप कैपिटल 10 CR. जिस कंपनी की कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा होती है उसी कंपनी को सीएस अपॉइंट करना है. तो अगर सीएस अपॉइंट करा हुआ है तो किससे साइन करवा लो? एक डायरेक्टर, एक सीएस, या फिर 2 डायरेक्टर से करवा लो. और कॉमन सील है तो कॉमन सील लगा दो. ठीक है जी. तो कॉमन सील ऑप्शनल है. अगर आपकी कंपनी ने फिर भी कॉमन सील रखी हुई है तो डॉक्यूमेंट्स पे कॉमन सील लगाओ. कॉमन सील नहीं है तो 2 डायरेक्टर या एक डायरेक्टर और एक सीएस से साइन करवा लो. ये क्या है जी? कंपनी के फीचर है. पहला फीचर क्या था? सेपरेट लीगल एंटिटी. पहला कौन सा है जी? सेपरेट लीगल एंटिटी. उसके बाद में परपेचुअल सक्सेशन. उसके बाद में लिमिटेड लायबिलिटी. उसके बाद में आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन. और उसके बाद में कॉमन सील. ये सारे फीचर्स हो गए जी. कंपनी के फीचर्स हमें पता ही होने चाहिए. अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज. कंपनी के फीचर हमें पता लग गया. टाइप्स देख लेते हैं. देखो टाइप्स बुक के अंदर बहुत सारे टाइप हैं. हम बेसिकली 4 पढ़ेंगे, उससे फिर हम बाकी बुक वाले समझ जाएंगे. और जो मैं इनको डिफरेंस कर रहा हूं वो किसके हिसाब से करूंगा? डायरेक्टर के हिसाब से और मेंबर के हिसाब से. ठीक है जी. नंबर ऑफ डायरेक्टर और मेंबर के हिसाब से इनको डिफरेंस करेंगे. सबसे पहले कंपनी का नाम लिख रहे हैं जी, OPC, जिसको हम क्या कहते हैं? 1 पर्सन कंपनी. नाम से समझ आ रहा है कितने बंदे होंगे? 1. अब जो ये 1 है, ये क्या होगा? क्या एक डायरेक्टर होगा या एक मेंबर होगा? तो यही है डिफरेंस. ओपीसी के अंदर मिनिमम मेंबर 1, मैक्सिमम मेंबर भी 1 ही होगा. ठीक है जी. अगर आपने 1 पर्सन कंपनी बनाई है तो मेंबर कितने होने चाहिए? 1. क्या 1 से ज्यादा कर सकते हो? नहीं. मैक्सिमम भी कितने? 1. लेकिन अब मैंने कंपनी बनाई, अब मेरे को कंपनी को चलाने के लिए किसको अपॉइंट करना पड़ेगा? डायरेक्टर को. या तो मैं खुद ही डायरेक्टर बन जाऊंगा. क्या किसी और कंपिटेंट बंदे को अपॉइंट नहीं कर सकता जो ज्यादा समझदार हो? एक डायरेक्टर. क्या कंपनी बड़ी हो रही है तो ज्यादा डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकता? कर सकता हूं. तो ओपीसी के अंदर भी
डायरेक्टर मिनिमम कितना चाहिए हमें, एक, ज्यादा हो सकते हैं 15 तक, ज्यादा हो सकते हैं 15 तक। तो मेंबर कितना है मिनिमम एक, मैक्सिमम भी कितना एक, डायरेक्टर कितने मिनिमम एक, मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं हम 15 तक। ये हो गई हमारी 1% कंपनी। दूसरी आती है जी प्राइवेट कंपनी। अब हम ओपीसी से थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं, कहां पे आ गए हैं, प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट का मतलब कुछ लोग मिलकर कंपनी बना रहे हैं, तो कुछ का मैं बोलूंगा मिनिमम कितने, दो, मिनिमम कितने जी, दो, मैक्सिमम कितने 200, मैक्सिमम कितने जी 200। तो प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम मेंबर कितने चाहिए, दो, मैक्सिमम कितने ले जा सकते हो आप 200। अभी हम प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें और भी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन अभी ये इतना आपको याद रखना है। डायरेक्टर्स की बात करें, ओपीसी से आगे बढ़ रहा हूं तो मिनिमम 2, मैक्सिमम कितने 15। इस लिमिट को भी बढ़ाया जा सकता है, वो भी हमारे कंटेंट से बाहर है, उसको हम बाद में देखेंगे। तो अभी के लिए 2 से लेके 15 तक। ये कौन सी कंपनी हो गई, प्राइवेट कंपनी। तीसरी आती है जी पब्लिक कंपनी। अब थोड़ा प्राइवेट से भी हम बड़े हो गए हैं, अब किस पे आ गए हैं, पब्लिक कंपनी, मतलब बहुत ज्यादा पब्लिक इन्वॉल्व है। यहां पे मिनिमम शेयर होल्डर कितने 7, मैक्सिमम कितने इंफिनिटी, मैक्सिमम कितने इंफिनिटी, कोई लिमिट नहीं है, कितने भी मेंबर हो सकते हैं पब्लिक कंपनी में। ये जो आपकी लिस्टेड कंपनीज है, ये कौन सी कंपनी है, पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी ही अपनी सिक्योरिटीज क्या करवाती है, लिस्ट करवाती है। तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 चाहिए, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, कितने भी हो सकते हैं। डायरेक्टर्स कितने 3 से लेके 15। अब जो मैंने ये 1 2 3 इनको लिखा है, ये ऑर्डर में क्यों लिखा है मैंने, इनके डायरेक्टर्स की लिमिट के लिए 1 2 3। मैक्सिमम तीनों में क्या चला गया, सेम चला गया। लेकिन मेंबर के लिए आपको याद ही करना पड़ेगा, कोई लॉजिक नहीं है। मिनिमम एक, मैक्सिमम एक, 2 से लेके 200, 7 से लेके इंफिनिटी। ठीक है जी। लास्ट आती है जी एक कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी। ये काम करती है जी चैरिटी के लिए। किसके लिए काम करती है, ये नॉट फॉर प्रॉफिट है, नॉट फॉर प्रॉफिट, एनपीओ जो आपकी होती है नॉट फॉर प्रॉफिट है, यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, तो इसको भी एक अलग टाइप में डाल देते हैं। ये तीनों किसके लिए काम कर रही है, प्रॉफिट, ये किसके लिए कर रही है, चैरिटी के लिए काम कर रही है। अब सेक्शन 8 कंपनी में कितने मेंबर होंगे, कितने डायरेक्टर होंगे, ये कैसे डिटरमाइन करते हैं हम। जब आप सेक्शन 8 कंपनी बनाने जाओगे तो आपके पास ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, एज अ प्राइवेट भी बना सकते हो, एज अ पब्लिक भी बना सकते हो। अगर एज अ प्राइवेट बना रहे हो तो प्राइवेट वाले रूल्स फॉलो कर लेना, एज अ पब्लिक बना रहे हो तो प्राइवेट वाले रूल, पब्लिक वाले रूल्स फॉलो कर लेना। ये क्या है जी आपके टाइप्स ऑफ कंपनी। अगर एक प्राइवेट कंपनी बनाई है तो उसके नाम में क्या लिखा हुआ होगा, प्राइवेट लिमिटेड। अगर पब्लिक बना रहे हो तो ओनली लिमिटेड। लेकिन सेक्शन 8 कंपनी में ये प्राइवेट और पब्लिक लिखने की जरूरत नहीं है, वहां पे कुछ अलग भी वर्ड होते हैं, फाउंडेशन वगैरह, जो हम कॉन्सेप्ट में बुक में पढ़ लेंगे। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही करते हैं, आज क्लास खत्म करते हैं, या थोड़ा और कर लें, करवा दें थोड़ा और। चलो जी आ जाओ फिर बुक पे। चलो एक टॉपिक है कॉर्पोरेट व्हील, ये पढ़ लेते हैं 6.7 पे। कॉर्पोरेट व्हील, कॉर्पोरेट व्हील, व्हील का मतलब क्या होता है, कभी सुना है वर्ड व्हील, WH नहीं VEIL, व्हील का मतलब होता है पर्दा। क्या मतलब होता है, पर्दा, पर्दा। हाँ, तो कॉर्पोरेट का पर्दा, ये थ्योरी किसके ऊपर है, कॉर्पोरेट का पर्दा। कॉर्पोरेट व्हील, कॉर्पोरेट व्हील रेफर्स टू अ लीगल कॉन्सेप्ट वेयर द कंपनी इज आइडेंटिफाइड सेपरेटली फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। किसकी बात कर रहा है ये, कंपनी इज आइडेंटिफाइड सेपरेटली फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी, किसकी बात कर रहे हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी। कहने का मतलब है कंपनी अलग है, मेंबर अलग है, दोनों सेपरेट है, और दोनों के बीच में क्या है, एक पर्दा है। दोनों के बीच में क्या है, एक पर्दा है। उस पर्दे को हम क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट व्हील। द टर्म कॉर्पोरेट व्हील रेफर्स टू द कॉन्सेप्ट दैट मेंबर ऑफ अ कंपनी आर शील्डेड फ्रॉम लायबिलिटी कनेक्टेड टू द कंपनीज एक्शन। क्या कंपनी कुछ गलत करेगी तो मेंबर लायबल हो जाएगा क्या, नहीं, क्योंकि दोनों क्या है, अलग अलग, और दोनों के बीच में क्या है, पर्दा है। तो कॉर्पोरेट व्हील से एक पर्दा आ जाता है किसके बीच में, कंपनी और मेंबर के बीच में। कंपनी के गलत काम के लिए मेंबर लायबल नहीं हो रहे हैं। इफ द कंपनी इनकर्स एनी डेट्स और कंट्रावेंस एनी लॉ, अगर कंपनी ने कोई लोन लिया है या कंपनी ने कोई लॉ की नॉन कंप्लायंस करी है, क्या मेंबर लायबल होंगे, नहीं होंगे जी। दोनों के बीच में क्या है, कॉर्पोरेट व्हील है। अगर ये चीज नहीं होती तो कोई भी शेयर खरीदता किसी कंपनी के,
भाई शेयर खरीदते, कंपनी कुछ गलत करती, हम फंस जाते, तो इसीलिए कॉर्पोरेट बिल की थ्योरी चलती है। If the company incurs the corporate bill concept implies that members should not be liable for those errors. In other words, they enjoy corporate insulation. मेंबर कभी भी लाइबल नहीं होगा, किसके लिए जी? कंपनी की गलतियों के लिए, और उसको क्या मिल जाता है? कॉर्पोरेट इंसुलेशन मिल जाता है। Thus the shareholder are protected from the act of the company. कंपनी के एक्ट के लिए शेयर हमेशा प्रोटेक्टेड है, किसकी वजह से? कॉर्पोरेट बिल की वजह से। इसके लिए एक फेमस केस लॉ है, सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। ठीक है जी, ये केस लॉ आपको हमेशा याद ही रखना है और याद हो भी जाएगा। क्या नाम है? सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। ये सैलोमन एक इंडिविजुअल का नाम है और उसने एक कंपनी बनाई, उस कंपनी का क्या नाम है? सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। कंपनी बनाने का मतलब ये क्या बनाया? उसका मेंबर बनाया जी। सैलोमन एक इंडिविजुअल है जिसने कंपनी बनाई जिसका नाम क्या है? सैलोमन कंपनी लिमिटेड। लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ द कॉर्पोरेट व्हील और इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। जो ये कॉर्पोरेट व्हील का कॉन्सेप्ट आया है या इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का कॉन्सेप्ट आया है, कहां से आया है? इसी केस लॉ से आया है। हुआ क्या था इस केस लॉ के अंदर, ये देखते हैं। चलो आपको पहले एक रफ आइडिया दे देते हैं, उसके बाद में इस पे चलते हैं केस लॉ पे। सबसे पहले तो क्या आपने कभी वर्ड डिबेंचर सुना है? क्या होता है डिबेंचर? डिबेंचर इशू कर देती है, इसको बोलते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लोन। लोन को टुकड़ों में बांट दिया, इसको क्या बोल देते हैं हम? डिबेंचर। इक्विटी का मतलब क्या है? इक्विटी में मिलती है ओनरशिप, डिबेंचर में क्या ओनरशिप मिलती है? नहीं जी, कोई ओनरशिप नहीं मिलती। वहां पे क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है जी, लाइक अ लोन। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लोन क्या होती है जी? डिबेंचर। तो यहाँ पे थोड़ा डिबेंचर भी टच होएगा। एक बंदा है जी सैलोमन, एस बोल देते हैं इसको, इसने एक कंपनी बनाई जी, एस कंपनी। अब कंपनी बनाई ना, तो इसके अंदर ये मेंबर बन गया, सैलोमन क्या बन गया? मेंबर बन गया। इसके सैलोमन के फैमिली मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स मतलब इसके वाइफ, इसके बेटे बेटी, ये सब भी क्या बन गए? यहाँ पे मेंबर्स बन गए, ये भी मेंबर्स बन गए। ठीक है, अब इस कंपनी को देख के क्या लग रहा है? इस कंपनी के मेंबर्स कौन है? सैलोमन एंड फैमिली, ये मेंबर है ना। सैलोमन है ना, पहले खुद का बिजनेस करता था एज ए सोल प्रोप्राइटर। कैसे बिजनेस करता था? सोल प्रोप्राइटर। जब वो एज ए सोल प्रोप्राइटर बिजनेस कर रहा था तो उसके पास कुछ असेट्स वगैरह होंगे बिजनेस के अंदर। अब बिजनेस कर रहा तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। अब इसने सोल प्रोप्राइटर को उठा के ना सीधी की सीधी पूरी कंपनी बना दी, तो जितने भी इसके खुद के एसेट थे ना, वो सारे किसको दे दिए? कंपनी को दे दिए। अब इसने अपने सारे एसेट्स वगैरह दिए हैं तो कंपनी से कुछ तो लेगा ना, तो इसने क्या ले लिए? शेयर्स ले लिए कंपनी के। जब आप कंपनी के शेयर्स खरीदते हो आपको पैसे देने पड़ते हैं, या आप कोई प्रॉपर्टी भी दे सकते हो। तो इसने मान लो ये सारे अपने सारे एसेट्स कहां दे दिए? कंपनी को दे दिए, और कंपनी से क्या ले लिए? शेयर्स ले लिए। अपने फैमिली मेंबर्स को भी क्या दिलवा दिए? शेयर्स दिला दिए। मेजर शेयर होल्डिंग किसके पास है? सैलोमन के पास है। मान लेते हैं 99%, 99% कौन होल्ड करके बैठा है? सैलोमन। जब सैलोमन ने अपने सारे एसेट दिए ना, तो उसने बोला कि शेयर्स के साथ में ना मुझे ना कुछ डिबेंचर्स भी दे दो। क्या दे दो? डिबेंचर भी। तो शेयर्स तो लिए, जो लिए साथ में क्या ले लिए? डिबेंचर। डिबेंचर पे क्या मिलेगा इसको? इंटरेस्ट मिलता रहेगा। भाई अपनी प्रॉपर्टी दे रहा है, अगर मैं 1 लाख की प्रॉपर्टी दे रहा हूं और मैंने 50,000 के शेयर ले लिए, तो 50,000 तो बचे ना। 50,000 को क्या मान लो? लोन मान लो, मतलब डिबेंचर मान लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। और ये डिबेंचर भी कौन से थे? सिक्योर्ड। कौन से डिबेंचर थे? देखो दो टर्म होता है, एक होता है सिक्योर्ड, एक होता है अनसिक्योर्ड। हम लोन लेते हैं बैंक से, या तो होता है सिक्योर्ड, या क्या होता है? सिक्योर्ड का मतलब क्या है? उसमें रिस्क ना। रिस्क क्यों नहीं है उसमें? क्योंकि प्रॉपर्टी गिरवी रखवाई हुई है। क्या गिरवी रखवाई हुई है? सिक्योर्ड का मतलब क्या है? कोई चीज गिरवी है, और अनसिक्योर्ड का मतलब कोई गिरवी नहीं है। इसने जो डिबेंचर दिए ना, इसने बोला ये डिबेंचर मैं कंसीडर करूंगा सिक्योर्ड। मतलब अगर आपने मेरी पेमेंट नहीं दी तो कंपनी के कोई ना कोई एसेट मेरे ऊपर गिरवी है, मैं वो ले लूंगा जी। तो ये क्या हो गया? सिक्योर्ड डिबेंचर। तो सैलोमन मेंबर भी है, सैलोमन के फैमिली मेंबर्स भी मेंबर है, और सैलोमन डिबेंचर होल्डर भी है। क्या मेंबर डिबेंचर होल्डर बन सकता है? क्या मेंबर क्रेडिटर बन सकता है?
बिल्कुल मेंबर हर कुछ का यार, ये इंडिविजुअल है ना, शेयर खरीद लिए तो इसका मतलब ये थोड़ी लोन नहीं दे सकता, लोन भी दे रखा है, डिवेंचर होल्डर भी है, सिक्योर्ड डिवेंचर इसने दे रखे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब कंपनी ने बिजनेस शुरू किया, अब इसको चलाने के लिए कौन चाहिए? डायरेक्टर चाहिए। कौन डायरेक्टर है? यही लोग डायरेक्टर है, मेंबर ही डायरेक्टर बने हुए हैं। सैलोमन मैनेजिंग डायरेक्टर है जी। कौन सा डायरेक्टर है? मैनेजिंग डायरेक्टर का मतलब सबसे ज्यादा पावर इसी के पास में, यही कंपनी को मैनेज करता है। ठीक है, अब कंपनी ने बिजनेस किया। अब जब हम बिजनेस करते हैं तो क्या किसी से गुड्स खरीदेंगे, किसी से लोन लेंगे, किसी को बेचेंगे, ये सारा काम होगा। अब बिजनेस करा ना, तो भाई इसने किसी से गुड्स खरीदा होगा, किसी से लोन लिया होगा, जो कौन है? कंपनी के क्रेडिटर्स हैं, इन्होंने कंपनी को पैसा दिया। क्रेडिटर्स ने क्या किया? कंपनी को पैसा दिया, या कंपनी ने इनसे उधारी पे क्या खरीद लिए? गुड्स खरीद लिए। अब कंपनी जब बिजनेस कर रही थी, कंपनी को हो गया जी लॉस। क्या हो गया? लॉस हो गया, कंपनी की बंद होने की कगार आ गई, कंपनी वाइंडिंग अप में जा रही है। ये जो क्रेडिटर्स है ना, कौन से क्रेडिटर है? अनसिक्योर्ड। कौन से क्रेडिटर है? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है। इन्होंने कंपनी को पैसा दिया था, रॉ मटेरियल दिया था, जो भी दिया था, इनके पैसे डूब रहे हैं। ये कौन से अनसिक्योर्ड है? ये कौन है जी? सिक्योर्ड। सैलोमन खुद कौन सा है? सिक्योर्ड। ये कौन से है? अनसिक्योर्ड। ठीक है, यहां तक कहानी सही है, कोई दिक्कत? सैलोमन ने अपनी कंपनी बनाई, जिसके अंदर खुद शेयर होल्डर बन गया, खुद मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया। इसके बाद में कंपनी को अपने एसेट दे दिए जो एज सोल प्रोप्राइटर थे, और बिजनेस करने लग गए। यहां से अनसिक्योर्ड क्रेडिटर भी फ्रेम में आ गए। अब कंपनी को लॉस हो गया, बिजनेस करते हैं तो या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अच्छे से बिजनेस किया, लॉस हो गया जी, प्रॉफिट नहीं हुआ, कंपनी बंद हो रही है, कंपनी चलेगी वाइंडिंग अपनी। आपने कभी बिजनेस स्टडीज में या कभी ये टॉपिक पढ़ा हो, जब कंपनी बंद होती है तो क्या होता है वाइंडिंग अप में? असेट्स को बेचते हैं और लाइबिलिटीज पे ऑफ करते हैं। अब असेट्स को बेचा गया जी कंपनी के, मान लो कुछ पैसा आ गया कंपनी के पास, अब किसकी लाइबिलिटी सबसे पहले पे करें? यही लॉ यही बोलता है कि सबसे पहले किसकी पे होगी? सिक्योर्ड डिबेंचर। सिक्योर्ड के बाद किसकी पे होगी? अनसिक्योर्ड वाले की। अब ये क्रेडिटर्स क्या बोल रहे हैं कि जी कंपनी को ओन कौन कर रहा है? सैलोमन। कंपनी को चला कौन रहा है? सैलोमन। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? सैलोमन। सारे शेयर होल्डर कौन है? उसके फैमिली मेंबर। इसको आप सिक्योर्ड मत मानो, इसको क्या मानो आप? अनसिक्योर्ड मानो। क्यों? अगर इसको सिक्योर्ड माना तो जितने एसेट बिके हैं वो सारा पैसा किसके पास चला जाएगा? इसके पास हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसा किसने बोला? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ने बोला। ये ही केस लॉ है। अब आपके हिसाब से क्या सैलोमन को अनसिक्योर्ड माने या सिक्योर्ड माने? क्या इन्होंने जो बोला है कि यही कंपनी को चला रहा है, यही मेंबर है, यही मैनेजिंग डायरेक्टर है, इस वजह से इसको आप अनसिक्योर्ड मानो, क्या ये बात सही है या गलत है? सही है, सही है। अब वापिस फीचर्स पे जाओ कंपनी के। पहला फीचर सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब कंपनी अलग है, शेयर होल्डर अलग है। चाहे बंदा 99% होल्ड करे, चाहे कितना भी होल्ड करे, अलग ही रहने वाला है, कभी भी उसको एक नहीं मानेंगे। इस बात से कोई फर्क पड़ेगा कि ये मेंबर है? भाई मेंबर है तो क्या लोन नहीं दे सकता? और जब लोन सिक्योर दिया है तो सिक्योर ही मानेंगे ना, तो अनसिक्योर क्यों मान लेंगे? तो कोर्ट ने क्या बोला? ये जो आपकी कंटेंशन है ये गलत है। कंपनी और मेंबर के बीच में एक पर्दा है जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट बिल। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेट बिल। और इस कॉर्पोरेट बिल की वजह से कंपनी को अलग रखेंगे, मेंबर को अलग रखेंगे। चलो मान लिया वो मेंबर है, लेकिन वो क्रेडिटर की कैपेसिटी में अलग है, और जब वो सिक्योर्ड था तो वो सिक्योर्ड ही रहेगा, और सबसे पहले पेमेंट किसको होगी? सैलोमन को ही होगी। ठीक है जी, ये केस लॉ था सैलोमन वर्सेस सैलोमन कंपनी लिमिटेड। आ जाओ जी वापस बुक पे। इन सैलोमन वर्सेस सैलोमन कंपनी लिमिटेड द हाउस ऑफ लॉर्ड्स, देखो पुरानी केस लॉज है तो उस टाइम पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स चलते थे, अब कौन हो गए? कोर्ट वगैरह हो गए। हाउस ऑफ लॉर्ड्स लेड डाउन दैट अ कंपनी इज अ पर्सन डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम इट मेंबर। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने क्या बोला? आपने देखा होगा पहले वो लगान वगैरह में, उस टाइम पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स चलते थे मूवी के अंदर, तो उन्होंने क्या बोला कि कंपनी अलग है, मेंबर अलग है। इन दिस केस वन सैलोमन इनकॉर्पोरेटेड अ कंपनी नेम सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड विद 7 सब्सक्राइबर। कितने सब्सक्राइबर है? सब्सक्राइबर कौन होते हैं? फर्स्ट शेयर होल्डर जो एमओ को सब्सक्राइब करते हैं। कंसिस्टिंग ऑफ हिमसेल्फ, वो खुद है, उसकी वाइफ है,
उसके 4 बेटे हैं और एक बेटी है। दिस कंपनी टुक ओवर द पर्सनल बिजनेस एसेट ऑफ सैलोमन। इस कंपनी ने क्या करा, जो उसके पर्सनल एसेट थे ना वो सोल प्रोप्राइटर वाले, वो किसके पास आ गए, कंपनी के पास आ गए। अब जब एसेट्स लिए हैं तो कुछ तो देना पड़ेगा बदले में, क्या दे दिया जी, शेयर दे दिए। 20,000 शेयर्स 1 रुपए के हिसाब से, 1 यूरो के हिसाब से, और डिबेंचर दे दिए कितने के, 10,000 यूरो के, ऑफ द कंपनी विद द चार्ज ऑन कंपनीज एसेट। कंपनी के एसेट पे चार्ज होना मतलब सिक्योर्ड, मतलब क्या, सिक्योर्ड। जो इसने ये डिबेंचर लिए है ना, वो डिबेंचर का चार्ज है किसके ऊपर, कंपनी के एसेट के ऊपर, मतलब सिक्योर्ड है। क्या है जी, सिक्योर्ड है। एंड द बैलेंस इन कैश, और बचा हुआ जो पैसा था वो किसमें ले लिया, कैश में, क्योंकि जो इसके टोटल एसेट थे उनकी वैल्यू कितनी थी, 38,782, जिसमें से 20,000 के शेयर ले लिए, 10,000 के डिबेंचर ले लिए, बचा हुआ क्या ले लिया, कैश ले लिया। Subsequently, the company went into liquidation due to general trade depression. कंपनी लिक्विडेशन में क्यों गई, जनरल ट्रेड डिप्रेशन, इसका क्या मतलब होता है, मंदी, इसको क्या बोलते हैं, मंदी। पूरे मार्केट में, पूरे व्यापार में मंदी आ गई, इसकी वजह से कंपनी किसमें चली गई, लिक्विडेशन में। क्या सैलोमन ने कोई गलत काम किया है, नहीं यार, जनरल ट्रेड डिप्रेशन आया, लोगों के काम बंद हो गए, कोविड आया, लोगों के काम बंद हो गए, वैसे इसकी कंपनी बंद हो गई। द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर टू द ट्यून ऑफ 7,000, कुछ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर भी थे, कितने के, 7,000 यूरो के। कंटेंटेड, उन्होंने क्या कंटेंशन रखी, सैलोमन कुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ सिक्योर्ड क्रेडिटर, सैलोमन को सिक्योर्ड क्रेडिटर मत मानो जी। ऑफ द कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिबेंचर हेल्ड बाय, किसके लिए, जो उसके पास डिबेंचर है। एज ही वाज द मैनेजिंग डायरेक्टर, उन्होंने क्या बोला, ये बंदा क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर है ऑफ वन मैन कंपनी विच वाज नॉट डिफरेंट फ्रॉम सैलोमन, एंड क्लॉक ऑफ द कंपनी वाज मेयर शैम एंड फ्रॉड। उन सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ने बोला कि जो कंपनी है इसको चला कौन रहा है, सैलोमन, ये शेयर होल्डर, ये मैनेजिंग डायरेक्टर, तो इसने ये करा है जी फ्रॉड, इसने क्या करा है, फ्रॉड किया है, ये मेयर शैम है, बस नाम की कंपनी है, सब कुछ कर कौन रहा है, सैलोमन कर रहा है। लेकिन ये करेक्ट नहीं है, क्यों, देखो अगर उसने फ्रॉड किया होता ना तो सिचुएशन अलग हो सकती थी, लेकिन वो कंपनी बंद क्यों हुई है, ट्रेड डिप्रेशन की वजह से, जनरल ट्रेड डिप्रेशन की वजह से बंद हुई है, मतलब मंदी की वजह से बंद हुई है, उसकी कोई गलती नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं है। तो जब फ्रॉड नहीं है तो उसको किसकी प्रोटेक्शन मिल जाएगी, कॉर्पोरेट विल की प्रोटेक्शन मिल जाएगी। द कंपनी इज एट लॉ डिफरेंट पर्सन, किसने बोला, लॉर्ड मैकनॉटन ने बोला, कंपनी एक अलग पर्सन है, ऑल टुगेदर फ्रॉम द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, वो अपने सब्सक्राइबर से अलग है। एंड दो इट मे बी दैट आफ्टर इनकॉर्पोरेशन बिजनेस इज प्रिसाइसली द सेम एज इट वाज बिफोर एंड द सेम पर्सन आर मैनेजर एंड द सेम हैंड रिसीव द प्रॉफिट, द कंपनी इज नॉट इन लॉ द एजेंट ऑफ द सब्सक्राइबर। चाहे वही लोग कंट्रोल कर रहे हैं, वही सब कुछ कर रहे हैं, वही प्रॉफिट ले रहे हैं, फिर भी कंपनी अलग है, शेयर होल्डर अलग है। Nor are the shareholder as member liable in any shape or form except to the extent and in the manner provided in the act. कभी भी शेयर होल्डर लाइबल नहीं होगा, लेकिन कितने के लिए लाइबल होगा, अगर लिमिटेड बाय शेयर है तो शेयर की नॉमिनल वैल्यू, लिमिटेड बाय गारंटी है तो गारंटी का अमाउंट। Thus this case clearly established that company has its own existence, कंपनी की खुद की एग्जिस्टेंस है, and as a result a shareholder cannot be held liable for the act of the company. कंपनी के काम के लिए शेयर होल्डर कभी भी लाइबल नहीं होगा, इवन दो ही होल्ड्स वर्चुअली द एंटायर शेयर कैपिटल, चाहे उसने सारी शेयर कैपिटल होल्ड करी हो, फिर भी ऐसा काम नहीं हो सकता है। द होल लॉ ऑफ कॉर्पोरेशन इज इन फैक्ट बेस्ड ऑन दिस थ्योरी ऑफ सेपरेट कॉर्पोरेट एंटिटी। ठीक है जी, नाउ द क्वेश्चन में अराइज वेदर दिस व्हील ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी कैन बी इवन लिफ्टेड और पियर्स्ड, क्या कभी इस पर्दे को फाड़ा जा सकता है, हटाया जा सकता है। अब ये क्वेश्चन आता है जी दिमाग में, देखो यहाँ पे सिचुएशन में पर्दा है बीच में, दोनों को अलग अलग माना, इसको सिक्योर भी माना, लेकिन क्या कभी इस पर्दे को हटाया जा सकता है, क्या कंपनी और मेंबर को एक माना जा सकता है, वैसे तो हम बोलते हैं सेपरेट है, लेकिन क्या कभी इनको एक माना जा सकता है, यस, इसके लिए कुछ एक्सेप्शंस है जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है जी, पहली एक एक्सेप्शन आपको अभी बता देता हूं, मान लो अगर सैलोमन यहां फ्रॉड कर रहा होता, सैलोमन यहां क्या कर रहा होता, फ्रॉड कर रहा, तब भी पर्दा हट जाता है। बाकी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे तो डीप में पढ़ लेंगे। ठीक है जी, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं।